हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है केम कॉस्मोस की दुनिया में। और मेरा नाम राहुल दुग्गल है और मैं आपको आज केम कॉस्मोस के अंदर एक नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके सामने। और ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास का चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम जो है पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस टॉपिक्स के अंदर। सबसे पहले देखो, ये जो 10th क्लास का जो चैप्टर मैं बना रहा हूँ वो एक स्टूडेंट है, मतलब एक तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट है वो कह रहे थे कि सर आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का जो है बना दे, चैप्टर बना दे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वो कह रहे थे। और 11th देखो, मैं अगर बताऊं तो 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। तो 11th 12th के बच्चे इस चैप्टर को देख सकते हैं क्योंकि मैं एडवांस लेवल तक इसको जो है चैप्टर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। सीबीएसई के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, स्टेट बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये साइंस का चैप्टर है, बहुत मतलब पॉपुलर चैप्टर है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की फाउंडेशन मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या है ये जो चैप्टर है वो 10th क्लास का चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या जो है क्या पढ़ेंगे हम, तो पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर के आउटलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमें क्या देखना है इसके अंदर हमें ये देखना है इस चैप्टर के अंदर कि इस चैप्टर की क्या आउटलाइन है, मतलब चैप्टर की आउटलाइन का मतलब होता है कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले मैं वो आपको बता देता हूं। तो पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यस, तो पहला हम ये चीज़ पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, कि एलिमेंट्स मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स की क्या डेफिनेशन है और हमारे पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, और डोबेराइनर जो ट्राइब्स था वो उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा टॉपिक हमारा है कि डोबेराइनर ट्राइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, डोबेराइनर ट्राइड के बारे में पढ़ेंगे। तो डोबेराइनर ट्राइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो पहला जो है हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये जो अपना जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर में चैप्टर के आउटलाइन में आपको बता रहा हूं, मतलब कि इस चैप्टर में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें है एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दूसरा है डोबेराइनर ट्राइड्स और तीसरा हमें क्या पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हम पढ़ने वाले। इसके बाद इस टॉपिक के बाद पढ़ेंगे हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर का जो आउटलाइन है, जो रूपरेखा है, इसके अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा और क्या इंपॉर्टेंट है वो देखिए। एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन पहला मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद ये दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो टॉपिक है वो है डोबेराइनर ट्राइड्स, ये पढ़ाऊंगा। थर्ड जो अपना जो टॉपिक है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हम पढ़ेंगे। थर्ड जो है वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम पढ़ेंगे। और जो लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो लास्ट में आता है और उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या नाम है उसका, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो, तो स्टूडेंट्स 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को देख रहे हैं, तो उसमें से हमें क्या है, सबसे पहले देखो हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है और चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि हम डायरेक्टली जो है हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं, डायरेक्टली एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे कि जो मतलब हमारे अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम पढ़ने वाले, जो भी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम पढ़ेंगे। तो देखो चैप्टर का क्या नाम है, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा, चैप्टर का आउटलाइन क्या है, चैप्टर का आउटलाइन मतलब इसमें हमें क्या पढ़ना है, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा डोबेराइनर ट्राइड्स और तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और फिर फोर्थ में हम जो पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उसके बाद है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये था चैप्टर का आउटलाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम जो है
एक जो है इंपॉर्टेंट जो है कुछ, देखो इस चैप्टर को हमें ये चीज़ें पढ़नी है, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे दिमाग में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने पढ़ा क्या है, मतलब कि 9th क्लास में, 8th क्लास में, जो 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा, उसको थोड़ा याद दिला देता हूँ आपको। अगर मैं उसको याद दिला दूंगा ना, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो मतलब क्या क्या क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो देखता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए, तो इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमारे पास है सबसे पहले कि क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। देखो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने 8th में आपने पढ़ाई की है, 9th में आप पढ़े हो, ठीक है, और 7th में भी आप पढ़े हो। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो जो आउटलाइन मैंने आपको बताई, जो भी पॉइंट्स बताए, उनको पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ताकि हम कुछ याद कर सकें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर। What is matter? What is the matter and types of matter? मैटर क्या है और मैटर के टाइप जो है वो कौन कौन से हैं। पहले मैं ये क्वेश्चन आपके, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट इज द मैटर एंड टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है वो क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, कोई भी चीज जो स्थान घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस, एनीथिंग विच occupies द स्पेस, दैट इज नोन एज ए मैटर। कोई भी चीज जगह घेरेगी, कोई भी चीज जो जगह घेरेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेन है, पेन को अगर मैं रख दूं, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा वो, ठीक है। उसके बाद हम टेबल की बात करेंगे, टेबल जो है वो भी जगह घेरता है, कुछ ना कुछ जगह घेरता है। बुक्स की बात करें, जो बुक्स है वो भी तो जगह घेरती है ना, कुछ ना कुछ जगह घेरती है, ठीक है। अच्छा, जितने भी चीजें, जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है, वो सारे के सारे क्या है, मैटर है, ठीक है। अच्छा, तो मैटर क्या है, कोई भी चीज जो क्या करे, स्पेस घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो अपना जो ओशन है, ठीक है, ओशन के अंदर क्या है, समुद्र के अंदर वाटर है ना बहुत सारा, तो उस वाटर ने पूरे समुद्र को घेर रखा है, कुछ ना कुछ जगह, बहुत सारे 70% जो है वो वाटर ने पूरे समुद्र को घेर लिया, मतलब 70% अर्थ को घेर लिया वाटर ने, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर भी क्या है, एक मैटर है। उसके बाद है गैस। देखो एयर जो है, एयर क्या है, गैस है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस का मिक्सचर है, और वो भी क्या है, मैटर है। देखो हमारे जो मेरे इधर आसपास क्या है, गैस है, और इस गैस ने इस रूम को घेर रखा है ना, कुछ ना कुछ जगह घेर रखी है ना, मतलब कि बहुत सारी जगह घेर रखी है एयर ने, तो एयर गैस है, ठीक है। उसके बाद अपना लिक्विड, वाटर लिक्विड हो गया, सॉलिड, बहुत सारी चीजें हैं वो सॉलिड है, जिनको हम प्रेस नहीं कर सकते। मैं डस्टर की बात करूँ, ये सॉलिड है, कुछ ना कुछ जगह घेरेगा, इसको मैं रख दूंगा, जगह घेरेगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैटर जो है वो कितने, मैटर जो है वो क्या है, कोई भी चीज जो जगह घेरे वो मैटर है। अच्छा, मैटर के एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो मैटर कितने टाइप के हैं। अब देखो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, मैटर के जो टाइप हैं, मैटर कितने टाइप का होता है, तो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, सॉलिड, उसके बाद है लिक्विड, और उसके बाद है गैस, और एक चीज और भी है जो मैं आपको बता देता हूं, प्लाज्मा, ठीक है। तो ये 4 स्टेट है मैटर के कितने स्टेट है, 4। ये हम पढ़ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन यही था कि हम जो अभी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, हम ये पढ़ के आए हैं 8th क्लास में, 7th क्लास में हम ये पढ़ के, 9th क्लास में हम ये पढ़ के आए हैं कि मैटर क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, मैटर का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरेगी उसको मैं मैटर कहूंगा। और मैटर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, मैटर के एग्जाम्पल वो होंगे जैसे कि अपना पेन हो गया, टेबल हो गया, जो भी सॉलिड चीज जो हमें दिखाई दे रहा है, फैन चल रहा है, दैट इज सॉलिड सब्सटेंस से बना है, ठीक है, वो भी मैटर है। मैटर के कितने टाइप हो गए, 4 टाइप हो गए, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, प्लाज्मा, ये हमने पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको, मतलब आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे ये क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। देखो ये क्वेश्चन करने जरूरी है, जरूरी है। जब हम इन क्वेश्चंस को करेंगे तभी हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, अच्छी तरह से हम समझ पाएंगे चैप्टर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन सेकंड ये कहता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कितने टाइप हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कितने टाइप हैं। देखो एलिमेंट्स के है ना,
हमने अब तक जो 7th क्लास 8th क्लास और 6th का अगर हम देखें, बेसिक जो देखें, उसमें हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स जो है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। मेटल हो सकता है या फिर हमारे पास नॉन मेटल हो सकते हैं। एलिमेंट 3 टाइप के हो सकते हैं, नॉन मेटल हो सकते हैं, ठीक है, मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और या फिर मेटेलॉइड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेटेलॉइड्स हो सकते हैं। यस, देखो मेटल हमें पता है। मेटल के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एलिमेंट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? देखो हम पहले पढ़ चुके हैं एलिमेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मेटल्स के एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैं गोल्ड की बात करूं, जैसे मैं सिल्वर की बात करूं, जैसे कॉपर की बात करूं, और भी एग्जांपल, एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले सकते हैं, मैग्नीशियम का एग्जांपल ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स के एग्जांपल दो। नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं? आपको पता होगा नॉन मेटल कौन कौन से हैं। तो देखो, नॉन मेटल हमारे पास कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है। ये नाम आपने सुने होंगे। तो ये क्या है? दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। देखो, अपना जो पेंसिल है, पेंसिल के जो लीड के अंदर ग्रेफाइट होता है, और वो किससे बनता है? कार्बन से बनता है, ठीक है। तो वो भी क्या है? नॉन मेटल है। उसके बाद है मेटेलॉइड। ये मेटेलॉइड क्या होता है? तो देखो, मेटेलॉइड का मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, ऐसे हम एलिमेंट्स को बोलेंगे मेटेलॉइड्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? मेटेलॉइड्स बोलेंगे। तो ये होगा कार्बन। मेटेलॉइड के एग्जांपल बताता हूँ आपको कौन कौन से हैं। जैसे कि बोरोन है, ठीक है, उसके बाद है सिलिकॉन है, और जर्मेनियम है, ठीक है, और लेड है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एस्टाटीन है, ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल, आर्सेनिक है, ये भी हमारा मेटेलॉइड का एग्जांपल है। और हम आगे जाकर के पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, और कौन से मेटेलॉइड हैं। तो ये हमारे कुछ सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। और अब हम पढ़ेंगे मोस्ट पॉपुलर जो क्वेश्चन है, जो हमने पढ़ा, जो हमने मतलब कि हमने 8वीं क्लास में जो हमारे सामने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट को समझने से पहले जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, उस क्वेश्चन का आंसर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो देखते हैं वो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मैटर एंड टाइप ऑफ मैटर। मैटर क्या है और उसके मैटर के कितने टाइप हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद आया हमारे पास कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है। तो अब मैं थर्ड क्वेश्चन कहूंगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है? देखो, एटम का पता होना जरूरी है आपको, ठीक है। इट इज वेरी नेसेसरी कि यू हैव टू नो व्हाट इज द आंसर ऑफ एटम, कि व्हाट इज एटम, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एटम। एटम क्या है? तो देखो, हम एटम को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है? तो एटम को डिफाइन करेंगे तो एटम देखो एक छोटा सा पार्टिकल है। देखो, मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों के तीनों जो स्टेट है मैटर की, वो सारे के सारे है ना एटम से बनते हैं। इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो एटम से ना बनी हो, ठीक है। हर चीज़, इस यूनिवर्स की हर चीज़ किससे बनी है? एटम से बनी हुई है। तो देखो, एटम का क्या है, एटम की डेफिनेशन क्या है, और एटम की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, ठीक है। तो बताऊँ मैं आपको, एटम 9th में 8th में हमने पढ़ी। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। द एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम क्या है? छोटा सा पार्टिकल है, विच कैन नॉट बी सी बाय द नेक्ड आइज। इसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। कैन नॉट सी बाय नेक्ड आइज। इसको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अगर हम इसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं? हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं इसको? बोलो। माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि एटम क्या है। तो एटम एक पार्टिकल है, एक छोटा सा पार्टिकल है, और एटम से ही सॉलिड, लिक्विड और गैस बना हुआ है। प्लाज्मा भी किससे बना हुआ है? एटम से ही बना हुआ है, ठीक है। और जो एटम को हम क्या नहीं कर सकते? एटम को हम ना नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। एटम को हम क्या नहीं कर सकते? एटम को हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। अच्छा, एटम के कुछ एग्जाम्पल। यस, एटम के एग्जाम्पल्स है जैसे कि कार्बन है हमारे पास, नाइट्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है हमारे पास, फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है हमारे पास, आर्गोन है हमारे पास, बेरिलियम है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं किसके? एटम के। देयर आर द लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द एटम्स। एटम्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो दीज आर वेरी important questions, and these were very important before start the chapter periodic classification. Let me start periodic classification का। अब हम टॉपिक लेते हैं periodic classification क्या चीज़ है, ठीक है। तो
तो चलिए, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो अब तक हमने जो भी 3 क्वेश्चंस कराए और उसके जो आंसर हमने पढ़े वही हमने पढ़ा है अब तक। अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, नीड्स फॉर द नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नीड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखो अगर मैं स्लो बोल रहा हूं और तो आप क्या कर सकते हो, प्लेबैक जो स्पीड है YouTube पे जाकर के प्लेबैक जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो। 3 डॉट होते हैं, ठीक है, जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे तो 3 डॉट होती है, वहां पे जाकर के प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो जिसको आप ऐसा लग रहा है आपको कि सर तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन टॉपिक्स का कंसेप्ट को समझना और बेसिक चीज़ों को समझना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम इन बेसिक चीज़ों को समझेंगे तभी जाकर के हमें प्लस वन की साइंस है, 11वीं की साइंस, 12वीं की साइंस है, BSc की साइंस है, आगे जाकर के आपको जो भी करना है, नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या फिर जो भी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्जाम की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नीड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, देखो मैं आपको बता दूँ ये जो चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना था और अब भी कर रहे हैं, हम क्लासीफाई कर रहे हैं एलिमेंट्स को, लेकिन अभी अच्छी तरह से साइंटिस्टों ने अच्छी तरह कर दिया क्लासीफाइड। तो देखो ये जो क्लासिफिकेशन है ना जो एलिमेंट्स की, वो क्यों कर रहे हैं हम, देखो मैं आपको बताता हूँ। एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स आज हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ जो एलिमेंट्स है, ये जो मतलब कितने सालों से चल रही है ये चीज़ें, साइंटिस्ट कितने सालों से, मतलब ये जो चैप्टर आपके सामने आ गया वो आज आप पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर बना कैसे है, मतलब कितने सालों से इस चैप्टर के बारे में साइंटिस्ट मतलब रिसर्च कर रहे हैं। तो 200 साल पहले से ये जो है 200 साल पहले स्टार्ट किया था, 200 साल पहले स्टार्ट किया था एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना साइंटिस्टों ने, ठीक है। उसके बाद देखो मैं ये कहूँगा कि साइंटिस्ट कब काम कर रहे थे कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, उसको कितने साल पहले की बात है, 200 ईयर बिफोर, 200 साल पहले की बात है। अब देखो दूसरा पॉइंट ये है कि देखो दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं तो एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, जो अपना 17th जो सेंचुरी है ना, 17th सेंचुरी जो है के एंड तक, एट द एंड ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब कि 17वीं जो शताब्दी है, जो 17th सेंचुरी है उसके एंड तक कितने एलिमेंट थे हमारे पास, तब हमारे पास एलिमेंट थे 31। कितने एलिमेंट थे, 31 एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स थे। लेकिन उसके बाद 1000 मतलब 1800 मतलब 1800 से लेकर के, लेकिन 1800 और 1869 मतलब 1800 से लेकर के 1869 तक कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास, एलिमेंट्स हो गए 63 एलिमेंट्स हो गए। कितने एलिमेंट्स हो गए, 63 एलिमेंट्स हो गए। मतलब कि जो एलिमेंट्स की जो डिस्कवरी है ना वो कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। जो एलिमेंट्स की डिस्कवरी है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो देखो एलिमेंट्स वो क्या है, रैपिडली इंक्रीज हो रहे थे, साइंटिस्ट आ रहे थे और एलिमेंट्स को डिस्कवर कर रहे थे। तो इन एलिमेंट्स को पढ़ना हमारे लिए क्या हो गया, एलिमेंट्स को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। मतलब एक एक एलिमेंट को हम कैसे पढ़ें, एक एक एलिमेंट्स को हम कैसे पढ़ें, तो उसको पढ़ना क्या हो गया था, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। जैसे मान लिया हमारे पास पहली जो फर्स्ट जो क्लास है, हम फर्स्ट क्लास से लेकर के आज 10th क्लास में हो गए, तो 10th क्लास के अगर हम टोटल बुक्स को काउंट करें तो बहुत सारी बुक्स होगी, 1 से लेकर के 10th क्लास तक बहुत सारी बुक होगी। तो हमें अभी क्या करना है, हमें कुछ बुक्स को पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो 11वीं 12वीं में काम आएगी। कुछ साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं। तो क्या हम सारी बुक्स को, अब हम क्या एक एक करके सारी बुक्स को स्टडी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालो और उन्हीं को स्टडी करो, बस ऐसा कर सकते हैं। या फिर मान लो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं
भाई हमारे पास बहुत सारे है ना ड्रेसेस हैं, हमारे पास बहुत सारे ड्रेसेस हैं, तो क्या हम एक ही बार में सबको जो है पहन सकते हैं? नहीं, हम एक एक करके, या फिर हम अरेंजमेंट की बात कर रहा मैं, जैसे कि अलमारी के अंदर मैं रखूँगा अपने जो ड्रेसेस रखूँगा, तो कैसे रखेंगे कि भाई ये जो है अपना शादी में पहनने के लिए है, ये जो है अपना बर्थडे पे किसी का बर्थडे है तो वहाँ पे जाएंगे तो हम ये पहन के जाएंगे, ठीक है, किसी की शादी में जाएंगे तो यहाँ जाएंगे, पार्टी में जाना है तो किसी की पार्टी में जाना है तो ये पहन के जाएंगे, तो उसका अरेंजमेंट करेंगे ना, या फिर ऐसे पड़े रहेंगे वो? हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, तो साइंस की बुक ये है, और इंग्लिश की बुक ये है, मैथ की बुक ये है, ठीक है, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। तो वैसे ही एलिमेंट्स बहुत सारे थे और उन सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, और एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करना वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी आ रही थी। इसलिए हमने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप में रख दिया। कैसे रख दिया? ग्रुप्स में रख दिया, और ग्रुप्स में रख के उनको स्टडी करना शुरू किया, ठीक है। तो एलिमेंट्स ने कुछ आइडिया ढूंढना शुरू किया कि कैसे इन एलिमेंट्स को हम क्लासिफाइड करें, कैसे इन एलिमेंट्स को हम अरेंज करें ताकि इनको पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाए। इसीलिए कौन सा चैप्टर बना? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना जरूरी हो गया। अगर एक एक एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया, हमने नहीं, साइंटिस्टों ने क्या किया। अब देखो, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसमें सारे के सारे एलिमेंट है, ग्रुप है, उसमें पीरियड्स हैं, और उनको पढ़ना हमारे लिए आसान है। लेकिन एक एक एलिमेंट्स को पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो साइंटिस्टों ने कैसे क्लासीफाई किया, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, वो सारी हिस्ट्री हमें पढ़नी है। 200 साल पहले से लेकर के आज तक उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई किया, कैसे अरेंजमेंट किया, कैसे टेबल बनाई उनकी, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, पहला जो है हम पढ़ेंगे वो कौन से साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया। चलो देखते हैं क्या है फिर। तो देखो, हमारे पास जो है अब नेक्स्ट जो है, देखते हैं वो क्या है उसके अंदर, मतलब हमें क्या पढ़ना है। तो पहला साइंटिस्ट आ गया, तो देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करना हमारे लिए क्या नहीं था, मतलब डिफिकल्ट था, और उसको आसान बनाने के लिए एलिमेंट्स को अरेंजमेंट और एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी। तो वो पहले कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, जिन्होंने शुरुआत की कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना चाहिए। तो देखो, हमारा जो 10th क्लास के अंदर जो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उनका नाम है डोबेराइनर क्लासिफिकेशन, ठीक है। डोबेराइनर क्लासिफिकेशन पहले साइंटिस्ट है डोबेराइनर क्लासिफिकेशन। तो डोबेराइनर क्लासिफिकेशन ये पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप ये देख लेना। तो इसे स्पेलिंग जरूरी है, डोबेराइनर क्लासिफिकेशन। तो डोबेराइनर पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया, कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो देखो, जब डोबेराइनर जो है वो कौन है, वो एक जर्मन साइंटिस्ट है। डोबेराइनर कौन है, एक जर्मन साइंटिस्ट है, मतलब जर्मनी के रहने वाले वो जर्मन साइंटिस्ट है, ठीक है। वो जर्मन साइंटिस्ट थे, डोबेराइनर क्या थे, जर्मन साइंटिस्ट थे। और उन्होंने ये जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया कौन से सन में किया था, 1817 में क्या किया था, क्लासिफाइड किया। अच्छा, और क्या बताया उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स है ना, जो उन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दो। उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दो। कैसे रख दो एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को रखो, ठीक है। हर एलिमेंट्स का एक मास होता है, हर एलिमेंट्स का अपना अपना मास होता है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, मैं आपको बताऊंगा ये एटॉमिक मास क्या है। हर एटम का अपना अपना मास होता है। कार्बन का मास है 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है जो अपना 14 है, ठीक है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, ठीक है। और जैसे कि अपना मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास अपना 24 है। तो हर एलिमेंट्स का अपना अपना एटॉमिक मास होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अपना 16 है, ठीक है। तो अपना अपना एटॉमिक मास होता है। तो क्या बताया डोबेराइनर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, डोबेराइनर के टाइम पे 31 एलिमेंट्स थे। डोबेराइनर के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, 31 एलिमेंट्स को उन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड किया था, मतलब अरेंज किया था।
अरेंज। देखो अभी जब हम क्लास में नहीं रहते, टीचर क्लास में नहीं रहते, तो बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं तो क्या उनको एक साथ पढ़ाना पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आते हैं तो आप एक लाइन बनाकर बैठ जाते हो, तो फिर आप सभी को पढ़ाना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो वैसे ही एलिमेंट्स को क्या किया है इन साइंटिस्टों ने? इकट्ठा किया, उनको अरेंज किया है ताकि हमारे जैसे उसको पढ़ सके, आसानी से पढ़ सके, ठीक है। अब आ जाओ, तो क्या था डोबेराइनर? क्या है डोबेराइनर? एक साइंटिस्ट है और उन्होंने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया? 31 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और वो कहाँ के साइंटिस्ट है? वो जर्मनी के साइंटिस्ट है। और ये जो काम है उन्होंने कब किया? 1817 में ये किया था काम, मतलब कि अरेंज किया। अच्छा, उन्होंने कैसे अरेंज किया? क्या बेस था? द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दो। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बनाए ट्राइड्स। उन्होंने ट्राइड्स बनाए। ट्राइड्स का मतलब होता है कि 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी उनका ग्रुप बनाया। जैसे ग्रुप बनाया और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है ना एक रूल बताया। क्या रूल बताया? कि एलिमेंट्स का ट्राइड बना दो, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। उन्होंने ऐसे ट्राइड बना दी। क्या बना दी? ट्राइड बना दी। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ऐसे ट्राइड बना दी। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि जो लिथियम की मास है, सोडियम की जो मास है और पोटेशियम की जो मास है, ठीक है, लिथियम की मास है, सोडियम की मास है, पोटेशियम की मास है। तो लिथियम की जो मास है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3 होता है और उसकी मास 7 होती है। कितनी होती है? 7। सोडियम है, पोटेशियम की जो सोडियम की मास है 23 होती है और जो पोटेशियम है हमारे पास और उसकी मास 39 होती है, ठीक है। तो ये मास है। तो डोबेराइनर ने क्या किया? डोबेराइनर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स है ना, जो 31 एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसे अरेंज करो। कैसे अरेंज करो? उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो उनका मास देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं। उन्होंने देखो ऐसे एक वो बना दिया, ट्राइड बना दिया। क्या बना दिया? ट्राइड का मतलब एक कॉलम बना दिया और उस कॉलम के अंदर कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट थे। 3 एलिमेंट्स का समूह, उसी को बोलते हैं हम ट्राइड, ठीक है। और उसमें क्या किया भाई? कैसे रखा उनको? जिसका कम एटॉमिक मास था उसको पहले रखा और जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास था उसको उसने नीचे रखा, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा उसने। पहले 7 है एटॉमिक मास, फिर 23, 39। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर हम जितने भी ट्राइड है उसका पहला एलिमेंट कौन सा है? ये रहा लिथियम, पहला एलिमेंट। और लास्ट का एलिमेंट की मास को ऐड करोगे तो बीच वाले एलिमेंट की मास आएगी। उन्होंने ऐसे बोला। उन्होंने कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को? उन्होंने एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया, अगर पहले एलिमेंट की मास और जो लास्ट का एलिमेंट है, जो थर्ड एलिमेंट है, उसकी मास को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो जो मास आएगी वो किसके मास आएगी? वो सोडियम के मास आएगी, उसने बताया, ठीक है। तो अब देखो कैसे किया, अब देख लेते हैं। किसकी मास? लिथियम की मास 7 है, पहले एटम की मास, और जो थर्ड जो एलिमेंट है उसकी मास, और उसको ऐड कर दो और कितने से डिवाइड कर दो? 2 से। तो 39 और 7 कितना हो गया? 46 हो गया। और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 23। तो 23 किसके मास है? वो सोडियम के मास आ गए। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, डोबेराइनर ने क्या कहा? डोबेराइनर ने कहा कि जो एलिमेंट्स है ना, 31 एलिमेंट्स, उनको है ना 3-3 ग्रुप बना दो। उन 31 एलिमेंट्स के कितने ग्रुप बना दो? 3-3 के ग्रुप बना दो, 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दो। और वो ग्रुप कैसे बनाने हैं? उनके मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। पहले कम मास 7, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद और भी ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। अच्छा, उसके बाद उसने क्या कहा कि पहले एलिमेंट की मास और जो थर्ड एलिमेंट की मास को ऐड करोगे तो उसका जो एवरेज आएगा वो एवरेज किसके इक्वल होगा? जो मिडल एटम है ना उसकी मास के इक्वल होगा, ये बताया उन्होंने। तो ये था अपना डोबेराइनर ट्राइड्स। तो डोबेराइनर जो ट्राइड्स थे वो बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट था। इसका एक एग्जाम्पल और दे देता हूं आपको, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, और ध्यान से देखो, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 है। कितना है भाई? 35.5। उसके बाद हमारे पास जो ब्रोमीन का जो मास है वो 79.9 है। कितना है? 79.9। उसके बाद जो आयोडीन का जो मास है स्टूडेंट्स वो है 126.9।
तो ये भी एक ट्राइड है, ये भी क्या है, ट्राइड है। किसने बताया ये ट्राइड, किसने बनाया? ये जो ट्राइड बनाया वो डोबेराइनर ने बनाया। किसने बनाया था ये ट्राइड? डोबेराइनर ने बनाया था। तो देखो पहले एटम के मास, दिस इज द फर्स्ट एटम की मास, उसके बाद इसकी मास, उसके बाद इसकी मास। अब इसकी जो मास उसने क्या कहा था, डोबेराइनर ने कहा था कि पहले एलिमेंट की मास, डोबेराइनर ने क्या कहा था, पहले एलिमेंट की मास प्लस में कौन से एलिमेंट की मास, ये जो थर्ड एलिमेंट है उसकी मास, प्लस में थर्ड एलिमेंट की मास, और उसको डिवाइड कर दो कितने से, कितने एलिमेंट हो गए, 2 से डिवाइड कर दो। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा हमारे पास ये आएगा, बीच वाला आएगा 79.9। आप कैलकुलेट करके देख लेना, आप कैलसी से, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करके देख लेना। इसको जब हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बीच वाले एलिमेंट की मास आ जाएगी। तो यही तो बताया था डोबेराइनर ने। तो ये था डोबेराइनर ट्राइड्स। तो डोबेराइनर क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया, 31 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, अरेंज किया। क्या था उनका प्रिंसिपल, क्या था, क्या रूल था उनका? उनका रूल था कि 3 एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखो। देखो इसकी मास कम है, उसके बाद इसकी ज़्यादा है, उसके बाद ज़्यादा है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखो। और जो पहला एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, पहला एलिमेंट और जो तीसरा एलिमेंट है, उनके मास को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो क्या आएगा, बीच वाले एलिमेंट की मास आ जाएगी। उन्होंने ऐसे अरेंज किया एलिमेंट्स को। तो चलिए अब ये था, अब डोबेराइनर 31 एलिमेंट्स के लिए था ना, लेकिन उसके बाद एलिमेंट्स बढ़ गए, एलिमेंट्स बढ़ गए, कितने हो गए एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स हो गए। अब उन 56 एलिमेंट्स को किसने क्लासिफाइड किया, किसने अरेंज किया, कौन से साइंटिस्ट थे वो? तो देखते हैं स्टूडेंट्स वो कौन सा है हमारा, क्या नाम है उनका। तो उनका जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये था अपना डोबेराइनर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, और उसमें देखते हैं क्या है। ये है अपने पास, फिर देखो हमने डोबेराइनर को अच्छी तरह कर लिया है। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं वो है हमारे पास, उसका नाम क्या है, उसका नाम है जॉन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो गर्मी बहुत है, अभी रात का टाइम है और मैं वीडियो बना रहा हूँ और गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए जिसको ये वीडियो जो अच्छा मैं जो बना रहा हूँ ये अच्छा लग रहा है आपको, तो आप इसको लाइक ज़रूर करो। देखो इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, रात तक आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, गर्मी के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन आ गया, जॉन, साइंटिस्ट का नाम है जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये हमारे साइंटिस्ट है जॉन न्यूलैंड्स। तो जॉन न्यूलैंड्स ने क्या कहा, देखो जॉन न्यूलैंड्स ने ये जो अरेंजमेंट की एलिमेंट्स की, आगे वो नए साइंटिस्ट आ गए ना। तो कब आए थे वो, ये साइंटिस्ट 1866 में आए, मतलब उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया कि 56 एलिमेंट को कैसे क्लासिफाइड करेंगे। उन्होंने भी अपने नियम बताए, रूल्स बताए, प्रिंसिपल्स बताए, ठीक है। कितने एलिमेंट्स थे उस टाइम, जो हम इसके पास जो एलिमेंट्स थे ना वो 56 एलिमेंट्स थे। कितने एलिमेंट्स थे, बोलो स्टूडेंट्स, बोलिए, 56 एलिमेंट्स थे, ओके। अब ये जो 56 एलिमेंट्स थे और उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, कहाँ तक अरेंज किया था, कैल्शियम तक अरेंज किया था। कहाँ तक अरेंज किया था, जो लास्ट एलिमेंट था वो था कैल्शियम, ठीक है। अच्छा वो कौन है, ये जो साइंटिस्ट है ना वो ब्रिटिश के साइंटिस्ट है, मतलब ब्रिटेन के साइंटिस्ट, मतलब वो इंग्लिश साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, हम इंग्लिश साइंटिस्ट कहेंगे या फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट कहेंगे, इंग्लिश साइंटिस्ट कहेंगे या फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद उनका देखो, डोबेराइनर के बाद कौन से साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर के बाद साइंटिस्ट आए, उनका नाम है जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अच्छा वो कब उन्होंने अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स को अरेंज करना कब स्टार्ट किया, 1866 में। कितने एलिमेंट थे उस टाइम, 56 एलिमेंट्स थे। उसके बाद कौन सा एलिमेंट, कितने एलिमेंट, मतलब कौन सा लास्ट एलिमेंट था जहाँ तक उन्होंने क्लासिफाइड किया, तो वो था कैल्शियम। उसके बाद वो जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, इंग्लिश साइंटिस्ट। अब नेक्स्ट है, उन्होंने कहा क्या, उनकी मेन स्टेटमेंट क्या थी, उनकी जो स्टेटमेंट है पहले वो पढ़ेंगे। उन्होंने एलिमेंट्स को किस बेस पे क्लासिफाइड किया वो हमें पढ़ना है। भाई कोई तो बेस होगा ना, उस बेस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया होगा ना, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही अरेंज करना है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में
अरेंज करना, मतलब पहले वो एलिमेंट लेंगे जिसकी मास कम होगी, फिर बाद में किसको लेंगे जिसकी मास ज़्यादा होगी। तो कम वाले एलिमेंट की मास लेंगे, उसके बाद धीरे 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 मास बढ़ाते रहेंगे, मास बढ़ती रहेगी, एलिमेंट को लिखते रहेंगे। तो जिस एलिमेंट की मास कम होगी उसको पहले लिखेंगे, और जिस एलिमेंट की मास बाद में होगी उसको ज़्यादा होगी उसको बाद में लिखेंगे। उन्होंने ऐसे कहा, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने एक चीज़ और बताई जो मेन पॉइंट था उनको। जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, जब न्यूलैंड साइंटिस्ट ने, ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो उन्होंने उनको क्या मिला, जो पहले एलिमेंट की जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करती थी, एवरी एट्थ एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो क्या मिला उनको, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रख दो, और जो रखने के बाद क्या मिला उनको, जब उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा तो उनको ये मिला कि जो पहले एलिमेंट्स की मास किससे मिल रही थी, एवरी 8वें एलिमेंट से मैच खा रही थी। मतलब हर 8वां एलिमेंट मैच कर रहा था, पहले वाले एलिमेंट से मैच कर रहा था, उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो व्हाट इज द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? द न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज व्हेन द न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स into their increasing atomic mass, the property of every eighth element match with the first element। यही है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो आपको मैं अच्छी तरह बता देता हूँ, फिर से बता देता हूँ कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का मतलब है कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 8वें एलिमेंट की मास पहले एलिमेंट से मिलेगी। इसी नियम को, इसी रूल को, इसी स्टेटमेंट को हम बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो उन्होंने वर्क किया, इसके लिए उनको मिला डेवी मेडल मिला, ठीक है। क्या मिला, डेवी मेडल मिला। किसने दिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। किसने दिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। इन 1887 में उनको अवार्ड मिला, ठीक है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को क्या मिला, अवार्ड मिला। कब मिला, 1887 में उनको अवार्ड मिला। और किसने दिया, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उनको अवार्ड दिया। तो उनका जो वर्क था बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कितने एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाइड किया, 56 को। अब वो एलिमेंट्स बढ़ते चले गए, ठीक है। अब हम देखते हैं, लेकिन ये जो उन्होंने कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, 56 को, लेकिन कहाँ तक, कैल्शियम तक ही वो क्लासिफाइड कर पाए। अब हम देते हैं नेक्स्ट। और फिर आ गया हमारे पास जो न्यू है वो आ गया हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो उसके कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। न्यूलैंड्स लॉ तो दिया, इस साइंटिस्ट ने बताया, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, अरेंज किया, लेकिन उसकी कमियां रह गई कुछ। अच्छी तरह से वो क्या नहीं कर पाए, एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाए, अरेंज नहीं कर पाए, कुछ कमियां रह गई। वो लिमिटेशन हम पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखो स्टूडेंट्स, जो है लेक्चर है, वीडियो है, वो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे देखते रहो, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं लिमिटेशन ऑफ। अब हमारे पास क्या आ गया, लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये जो न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, जो ब्रिटेन के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 56 एलिमेंट्स को क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। तो उनकी कमी क्या थी, उन्होंने क्या रह गया, उनको अच्छी तरह से वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए एलिमेंट्स को। तो देखो, सबसे पहले तो उन्होंने केवल 56 एलिमेंट को ही क्लासिफाइड किया, ओनली 56 एलिमेंट। पहली लिमिटेशन तो ये थी, उन्होंने केवल 56 एलिमेंट को क्लासिफाइड किया। बाद में जो एलिमेंट आए, बहुत सारे एलिमेंट आगे 63 एलिमेंट्स हो गए थे उस टाइम तक, तो उनको वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए, बस 56 को किया उन्होंने। तो ये पहली लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन क्या, तो दूसरी लिमिटेशन ये थी कि देखो, दो एलिमेंट है, कौन कौन से, एक तो कोबाल्ट था और एक निकेल था। कोबाल्ट था और निकेल था। उसके जो कोबाल्ट और निकल जो है वो उसको कहाँ पे रखा, हेलोजन जो एलिमेंट्स है ना, हेलोजन एलिमेंट्स के पास रखा। भाई न्यूलैंड्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोबाल्ट एलिमेंट को और निकेल एलिमेंट को कहाँ पे रखा, हेलोजन एलिमेंट्स के पास रखा, ठीक है।
लेकिन आयरन की जो प्रॉपर्टी थी ना, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी और केमिकल प्रॉपर्टी थी, वो आयरन की इनसे मैच होती थी। जो आयरन की प्रॉपर्टी मैच हो रही थी किसके साथ? कोबाल्ट और निकल के साथ। लेकिन आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ नहीं रखा, और वो रखना चाहिए था। क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी किससे मैच होती है? कोबाल्ट और निकल से मैच होती है। तो आयरन को क्या किया? आयरन को कहां पे रखा? आयरन को न्यूलैंड ने ऑक्सीजन और सल्फर के पास रखा। ऑक्सीजन और सल्फर के पास रखा, लेकिन रखना कहां चाहिए था? देखो, जिसके साथ प्रॉपर्टी मिलेगी उसको हम उसी के पास रखेंगे ना। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो इंटेलिजेंट के पास चला जाएगा। भाई अगर एग्जांपल ले हम तो इंटेलिजेंट के पास चला जाएगा, और डल स्टूडेंट होगा तो डल को ढूंढते ढूंढते उसके पास चला जाएगा। भाई जो क्रिकेटर होगा वो क्रिकेटर के पास जाएगा, और जो फुटबॉल खेलता होगा फुटबॉल जो खेलते हैं उनके पास जाएगा। तो वैसे ही जो न्यूलैंड्स जो लॉ था उसके अकॉर्डिंग क्या था? देखो, कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी मिलती है वो एक साथ है, और कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ भी मिलती है। तो कहाँ पे रखा? वो न्यूलैंड कह रहे थे तो हैलोजन के पास रख दिया। कोबाल्ट और निकल को हैलोजन के पास रख दिया, लेकिन आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मिलती थी, तो आयरन को नहीं रखा, कोबाल्ट और निकल के पास नहीं रखा। कहाँ पे रखा? ऑक्सीजन और सल्फर के पास रखा। ये क्या थी? बहुत बड़ी कमी थी, ये एक लिमिटेशन थी, कमी थी। किसकी? न्यूलैंड्स लॉ की। जो न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन किया था न्यूलैंड ने, वो कमी थी ये। तो और हम पढ़ते हैं और क्या थी कमी। उसके बाद क्या हुआ? अब देखो, कुछ एलिमेंट्स आए, ये तो था फर्स्ट, ये सेकंड, अब आ गया थर्ड पॉइंट। क्या था? थर्ड पॉइंट ये था, द प्रॉपर्टी ऑफ न्यू एलिमेंट्स वो अच्छी तरह से क्या नहीं हो पाई? फिट नहीं हो पाई। क्या नहीं हो पाई? न्यू एलिमेंट्स जो है बाद में डिस्कवर तो हो गए। भाई नए एलिमेंट्स क्या हो गए? डिस्कवर तो हो गए, लेकिन वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हुए। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो गया। उनको क्या, वो एलिमेंट्स, न्यूलैंड्स लॉ जो दिया था ना, न्यूलैंड्स ने क्या लॉ दिया था कि हर एक पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी? 8वें एलिमेंट से मिलेगी। तो वो जो लॉ था वो फेल हो गया, उन पे फिट नहीं बैठा। कौन से एलिमेंट पे? जो नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उस पे वो फिट नहीं बैठा। इसका मतलब न्यूलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का, वो क्या हो गया? फेल हो गया। ये उसकी कुछ कमियां थी। अब देखो, जब कोई साइंटिस्ट फेल हो जाते हैं, फेल मतलब ये नहीं कहेंगे हम कंप्लीटली फेल हो गए, कुछ तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन हर एलिमेंट्स को वो क्लासिफाइड नहीं कर पाए। हर एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं करे, कुछ लिमिटेशन आ गए। फिर कुछ लिमिटेशन को दूर करने के लिए कोई तो साइंटिस्ट आएंगे, क्योंकि साइंटिस्टों का तो काम ही ये होता है कि कोई ना कोई लिमिटेशन हो और हम उसको क्या कर दे, उसको ठीक करेंगे, उस पर ओवरकम करेंगे। तो देखो, फिर नए साइंटिस्ट आए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, बहुत ही उनका जो क्रेडिट है, जो आज हमारे पास जो हम टेबल पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और उनका नाम है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव साइंटिस्ट है, उन्होंने भी एक टेबल बनाई, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया उन्होंने? 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, और उन 63 एलिमेंट्स की एक टेबल बना दी। ठीक है, और अच्छी तरह से अरेंज किया उन्होंने, अच्छी तरह। देखो, कुछ लोगों को खाना अच्छा बनाना आता, कुछ को नहीं आता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वैसे ही ये जो साइंटिस्ट थे, पहले वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो ब्रेन है वो यूज़ किया, और कुछ चीज़ों को उन्होंने बेहतर भी किया, उन्होंने अच्छा किया, ताकि नए साइंटिस्ट कुछ ना कुछ सीख सकें। ठीक है, तो अब हम इस साइंटिस्ट के बारे में देखते हैं। मेंडलीव ने क्या कहा? द मेंडलीव, तो देखो साइंटिस्ट पे साइंटिस्ट आ रहे हैं। देखो साइंटिस्ट कितना वर्क करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, हम टाइम पास करते हैं, हम इधर उधर घूमते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बस यही काम हमारा। चलो ऐसे ही मजाक कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट वो पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो चलिए, तो हमारे पास क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हमारी जो है स्पेलिंग है वो अच्छी तरह याद होनी चाहिए। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहते हैं, ध्यान से देखो। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले तो ये कौन से मतलब ये जो टेबल बनाई, कौन से साइंटिस्ट आ गए? साइंटिस्ट का नाम है मेंडलीव साइंटिस्ट। कहाँ के हैं ये? मेंडलीव है कहाँ के? देखो, वो रशिया के साइंटिस्ट है, रूस के साइंटिस्ट है, रशिया ना, यस। तो वो रशियन साइंटिस्ट है। कहाँ के साइंटिस्ट है? रशियन। जो देखो रूस में रहेगा उसको रशियन कहेंगे, इंडिया में रहेगा इंडियन कहेंगे, चाइना में रहेगा चाइनीज कहेंगे। और ओहो, चाइना का नाम तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना मतलब बहुत खतरनाक गलती हो गई, चलो कोई नहीं। ओके, तो हम क्या करें? रशिया की बात करें, रशियन साइंटिस्ट। ओके, तो मेंडलीव जो है पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है
वो किसने, कौन से साइंटिस्ट ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दी? तो वो जो है रशियन साइंटिस्ट ने दी। अच्छा, उन्होंने कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया? उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। कितने एलिमेंट्स को? 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। न्यूलैंड्स, देखो जब आप हायर कंपटीशन एग्जाम दोगे ना, तब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मेंडलीव साइंटिस्ट ने कितने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, तो आंसर है 63। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, वो कहाँ पे पढ़ाई करते थे? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया था? स्टडी की थी। ठीक है, पीटर्सबर्ग, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम है पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी। तो कहाँ के साइंटिस्ट थे वो? पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। तो अब देखो उन्होंने क्या क्या कहा, तो हम देख लेते हैं क्या क्या कहा उन्होंने। पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, तो वो क्या थे? रशिया के साइंटिस्ट थे और उन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था और वो पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में स्टडी उन्होंने की थी। अच्छा, उनके क्या क्या पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या किया? कार्ड बनाए। क्या बनाए उन्होंने? कार्ड बनाए। ठीक है, और उन कार्ड के ऊपर एलिमेंट्स को राइट कर दिया। उन कार्ड के ऊपर कितने एलिमेंट? 63 एलिमेंट थे ना, तो उन्होंने क्या किया? कार्ड बनाए और उन हर कार्ड के ऊपर एलिमेंट को राइट कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान लेता हूं मैंने यहाँ पे लिथियम राइट कर दिया, यहाँ पे सोडियम राइट कर दिया, यहाँ पे क्लोरीन राइट कर दिया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एलिमेंट्स को कार्ड के ऊपर, मतलब कि कार्ड के ऊपर लिख दिया उन्होंने, और उन कार्ड के ऊपर यहाँ पे उसके टॉप में मास को लिखा, मास नंबर। क्या लिखा? यहाँ पे मास नंबर, यहाँ पे सबका मास नंबर लिखा है। यहाँ पे हर एलिमेंट्स का मास नंबर होता है। ठीक है, तो मास नंबर लिखा उन्होंने। अच्छा, और कैसे अरेंज किया उन्होंने? एटॉमिक मास नंबर, जिसका अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। देखो हमारे पास 3 साइंटिस्ट आए, पहला डोबेराइनर, उसके बाद न्यूलैंड्स और उसके बाद मेंडलीव। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। ठीक है, पहले छोटे की, पहले कम मास, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा, ऐसे उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। अच्छा, उसके बाद और क्या किया? जब वो इनको क्या कर रहे थे? अरेंज कर रहे थे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, तो उनको एक चीज़ मिली। क्या? कि सम इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, मतलब कि जब एलिमेंट्स अरेंज कर रहे थे तो कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिल रही थी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी मिल रही थी। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी लिथियम से मिल रही हो, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मिल रही हो, और सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम से मिल रही है। तो क्या हो रहा था? जब हमारे जो मेंडलीव जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया? क्लासिफाइड किया। कैसे क्लासिफाइड किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। तब क्या हुआ? तब उनको एक चीज मिली। क्या? कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो थी, क्या? फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टी थी वो क्या हो रही थी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो रिपीट हो रही थी। क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या हो रही थी? मैच हो रही थी। रेगुलर इंटरवल लिख दो बस, रेगुलर इंटरवल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि पिछले वाले एलिमेंट जो थे ना, कुछ एलिमेंट जो पहले गए, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी आने वाले एलिमेंट के साथ मैच हो रही थी। यही था मेन मेंडलीव का जो लॉ था, यही था मेंडलीव का जो नियम था, वो यही था। अच्छा, उन्होंने एक टेबल बनाई। उन्होंने क्या बनाई? टेबल। और उस टेबल का नाम दिया, क्या नाम था उस टेबल का? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोला उसने। टेबल बनाए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल के अंदर क्या बनाया उन्होंने? रोज बनाई। क्या बनाई? रो। जैसे उन्होंने रो बनाई, रो में एलिमेंट को क्या किया? ऐसे रोज बनाई एलिमेंट्स की। जैसे मान लेता हूं इस रोज के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए, जैसे कि इसमें ले लिया हमने लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ले लिया। उसके बाद एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, विनेडियम,
क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, ऐसे उसने एलिमेंट ले लिए। तो मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने कहा कि ये जो रो है ना, रो मेरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो रो हैं उनको उन्होंने बोला पीरियड्स। क्या बोला? पीरियड्स बोला, पीरियड्स बोला, ठीक है। तो ये हो गया अपना। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ये जो कॉलम बन रहे हैं, ऐसे एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, ठीक है। कितने कॉलम हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम हो गए ना। कितने कॉलम हो गए? 6 कॉलम हो गए ना यहाँ पे। ये देखो, तो क्या कहा भाई, मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टेबल बनाई। कितने एलिमेंट्स की टेबल बनाई उन्होंने? 56 नहीं, 63 एलिमेंट्स की टेबल बनाई। और उन 63 एलिमेंट्स में उन्होंने कैसी टेबल बनाई? उस टेबल के अंदर रोज थी और कॉलम थे। जो रोज थी उनको तो बोला उन्होंने पीरियड्स, और जो कॉलम थे उनको उन्होंने बोला ग्रुप्स। यस, क्या बोला? जो रो थे ना, रो, उसकी टेबल के अंदर जो रोज थी उनको तो बोला उन्होंने पीरियड्स, और जो कॉलम था उसके, उनके वर्टिकल जो लाइन थी, वर्टिकल जो कॉलम थे, उनको उन्होंने बोला ग्रुप्स। तो ये चीज़ उनकी इंपॉर्टेंट थी। तो मेंडलीव, एक बार फिर से बता देता हूँ, मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे वो रशिया के साइंटिस्ट थे, और उन्होंने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया? उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया। और वो जो अरेंज, कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अरेंज किया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक टेबल बनाई। उस टेबल के अंदर जो रोज थी, जो रो थी, उनको तो उसने पीरियड्स बोला, और जो कॉलम थे उनको उन्होंने क्या बोला? ग्रुप्स बोला। तो ये चीज़ था। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे द मेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ क्या क्या मतलब कि उसकी योग्यताएं क्या क्या थी, उसके गुण क्या क्या थे, क्या क्वालिटी थी। द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या क्वालिटी थी। ये जो टेबल बनाई, इस टेबल की क्वालिटी क्या थी, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, खास बातें क्या थी। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, खास बातें क्या थी, वो हम देखेंगे। तो देखिए, मेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। द मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, द मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या मेरिट्स थी, क्या क्या क्वालिटी थी, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले खास बात क्या थी इस टेबल की? ये टेबल जो बनाई ना, इसी टेबल के बेस पे हमारी आज की जो टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो बनी हुई है। तो इस टेबल की कुछ खास बातें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे क्वेश्चन आता है 10th क्लास के अंदर कि व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या गुण हैं, क्या क्या खास बात है, क्या क्या क्वालिटी है इस टेबल की, तो वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था, देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम और बोरॉन, बेरिलियम का सिंबल है Be और बोरॉन का सिंबल है B। देखो, द बेरिलियम के जो मास है ना, वो क्या थी? 14.09 थी। बेरिलियम की मास कितनी थी? 14.09, ठीक है। उसके बाद ये जो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम की मास 14.09 थी, और उन्होंने क्या कर दिया? चेंज किया उन्होंने, मतलब कि उनकी जो प्रॉपर्टी थी, उनके जो लॉज थे, जो प्रिंसिपल थे, उसके बेस पे चेंज किया। और उन्होंने बताया कि जो बेरिलियम की जो मास है, बेरिलियम की मास वो 14.09 नहीं होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए? वो मास होनी चाहिए 9.4। क्या होनी चाहिए? 9.4 एटॉमिक मास होनी चाहिए। अच्छा, फिर तो उन्होंने क्या कहा? बेरिलियम को है ना बोरॉन से पहले राइट कर दिया। पहले क्या था? बोरॉन के बाद बेरिलियम आता था। जो अपने न्यूलैंड्स जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था? बोरॉन के बाद बेरिलियम आना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम के मास कितनी बताई उसने? 40.09 बताई थी, लेकिन मास थी कितनी? 9.4। मतलब क्या थे? पहले क्या था? पहले सिस्टम ये था कि बेरिलियम की मास कितनी? 14.09, लेकिन ये मास थी कितनी? ये मास किसने बताई? मेंडलीव ने बताई कि ये मास 9.4 है। और जब ये पता चला कि बेरिलियम की मास 9.4 है, तो बेरिलियम को कहाँ पे रखा? बोरॉन से पहले रखा। मतलब बेरिलियम पहले आएगा, बोरॉन बाद में आएगा। ये किसने बताया? मेंडलीव ने बताया। और आज भी पीरियोडिक टेबल के अंदर बेरिलियम पहले आता है, बोरॉन बाद में आता है। तो पहली मेरिट क्या थी? पहली खास बात क्या थी
मेंडलीव की। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की पहली खास बात ये थी कि बेरिलियम का एटॉमिक मास था, पहले एटॉमिक मास कितना था, 14.09 था। लेकिन उसके बाद मेंडलीव ने क्या किया, उसको चेंज किया, ठीक है, अपने प्रिंसिपल के बेस पे। और कितनी मास बताई उन्होंने, 9.4 बताई। और बेरिलियम को बोरोन से पहले रखा। पहले क्या था, बेरिलियम बोरोन के बाद में था, लेकिन बेरिलियम से पहले रखा, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट खास बात क्या है, वो हम देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट खास बात क्या है वो हम देखेंगे। तो नेक्स्ट खास बात देखो, अब देखो सेकंड पॉइंट ये था कि उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए। वैकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी, कुछ खाली जगह छोड़ दी। जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी। क्यों छोड़ दी, और उन्होंने इसलिए छोड़ दी वो खाली जगह क्योंकि कुछ नए एलिमेंट जो आएंगे ना, जो नए एलिमेंट आएंगे बाद में, उनको कहाँ पे रखना है, इन वैकेंट स्पेसेस में रखना है। देखो कितना मतलब, वो एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्यवाणी करते ना, भविष्यवाणी करते ना, वैसे भविष्यवाणी की उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दी, वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए। और वो स्पेसेस क्यों छोड़ दिए, क्योंकि आगे अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा, नया एलिमेंट अगर आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी उसको यहाँ पे रखेंगे, वैकेंट स्पेस पे रखेंगे यहाँ पे। तो देखो कितने बड़े, मतलब कितनी बढ़िया मेरिट है ये, कितनी अच्छी क्वालिटी, कितनी खास बात है इस पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, फिर उसके बाद और एक चीज और, उन्होंने कौन कौन से एग्जाम्पल बताता हूं मैं, कौन कौन से एलिमेंट के लिए खाली जगह छोड़ी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी किसके लिए, इक्का बोरोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 10वीं क्लास में। इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम, 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 इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। इक्का तो पता होगा ना, इक्का है, बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, ठीक है, बॉयज को पता होगा, ठीक है। इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। उसके बाद एक और एलिमेंट था, दैट इज इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, सिलिकॉन। उन्होंने क्या कहा, खाली जगह छोड़ दी, किसके लिए, इक्का बोरोन के लिए खाली जगह छोड़ दी, इक्का एल्यूमिनियम खाली जगह छोड़ी, इक्का बोरो एल्यूमिनियम के लिए। उसके बाद इक्का सिलिकॉन, इन तीन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या किया, खाली जगह छोड़ दी। और इन एलिमेंट्स की जगह पे जो एलिमेंट आए, नए एलिमेंट आए, उनकी प्रॉपर्टी इन तीनों के साथ मैच हो रही थी। तो क्या किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कुछ खाली जगह छोड़ी, और वो खाली जगह छोड़ी किसके लिए, जो नए एलिमेंट आएंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे जो खाली जगह छोड़ी है ना, उसके साथ मैच करेगी, उन एलिमेंट्स के साथ मैच करेगी। तो देखो आए, नए एलिमेंट आए, तो देखो इक्का बोरोन के पास, इक्का बोरोन के सामने कौन सा एलिमेंट आया बाद में, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन की जगह पे आया स्कैंडियम, स्कैंडियम। उसके बाद इक्का एल्यूमिनियम के लिए आया कौन, गैलियम। याद रखना, इक्का एल्यूमिनियम के लिए कौन आया, गैलियम। उसके बाद इक्का जो सिलिकॉन है, इक्का सिलिकॉन के लिए कौन सा एलिमेंट आया, वो था जर्मेनियम। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है वो, ध्यान में रखना। तो देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से बता रहा हूँ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़े, और वैकेंट स्पेसेस छोड़ के उन्होंने कहा कि यहाँ पे तीन एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से, इक्का बोरोन, मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे उनके नाम क्या क्या होंगे, इक्का बोरोन, इक्का एल्यूमिनियम और इक्का सिलिकॉन। और इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मिलेगी, किन के साथ मिलेगी, जो नए एलिमेंट डिस्कवर भी नहीं हुए थे उस टाइम, मतलब डिस्कवर होंगे तो यहाँ पे आएंगे, वो वैकेंट स्पेसेस की जगह पे आएंगे। तो वही बात थी। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि इक्का बोरोन क्या होता है, इक्का एल्यूमिनियम क्या होता है, इक्का सिलिकॉन क्या है। तो इक्का बोरोन होता है कौन, स्कैंडियम, इक्का एल्यूमिनियम कौन है, गैलियम, इक्का सिलिकॉन कौन है, जर्मेनियम। अब आ जाओ नेक्स्ट खास बात क्या थी, तो हम नेक्स्ट खास बात पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में हम देखेंगे। तो दो खास बात, देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट है, क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आ गई। अब देखो मेन चीज क्या थी, उन्होंने खाली जगह छोड़ी ना, तो जो नए एलिमेंट आए ना उनकी प्रॉपर्टी, खाली जगह की जो एलिमेंट्स आएंगे, जो प्रॉपर्टी के बेस पे, जिन प्रॉपर्टी के बेस पे, जिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे खाली जगह छोड़ी थी ना, नए एलिमेंट आए ना, तो वही प्रॉपर्टी थी उन एलिमेंट की भी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था।
अच्छा, उसके बाद देखो नोबल गैस है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्या है? नोबल गैस। नोबल गैस कौन कौन सी होती है मैं आपको बता देता हूं। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये क्या है? ये नोबल गैसेस हैं। देखो नोबल गैसेस के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नोबल गैसेस के लिए मेंडलीव ने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम था जीरो ग्रुप। उस ग्रुप का नाम क्या था? जीरो ग्रुप। अच्छा, जीरो ग्रुप देखो, जब मेंडलीव ने अपनी टेबल बनाई थी ना, उस टाइम नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन एलिमेंट्स को अपनी जो टेबल है उसके अंदर नहीं रखा, मतलब अंदर रखा तो डिस्टर्ब हो जाएंगे ना एलिमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया, एक अलग से ग्रुप बना दिया उनके लिए, और उस ग्रुप का नाम क्या राइट किया? जीरो ग्रुप। क्या राइट किया? जीरो ग्रुप। तो ये क्या थी? ये थी। अच्छा, उसके बाद और बस यही था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है उसमें? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या थी? ये थी मेरिट। किसकी मेरिट थी? ये मेरिट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। अब आ जाओ डीमेरिट, कमियां क्या थी? डीमेरिट ऑफ मेंडलीव, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या डीमेरिट्स थी वो हम एक बार देखते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या डीमेरिट्स है वो हम अभी देख रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, तो हम जो है क्या कर रहे थे? डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स का मतलब कमियां क्या हैं, मेरिट्स का मतलब उसकी क्वालिटी क्या है। जो उन्होंने अरेंजमेंट की, एलिमेंट्स को अरेंज किया उन्होंने, तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या खास बात है, ठीक है। और डीमेरिट्स का मतलब कमियां क्या है। देखो हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, आप कितना भी परफेक्ट बनने की कोशिश क्यों ना करो, कोई ना कोई आपकी आलोचना करेगा ही, ठीक है। जितना भी परफेक्ट बनोगे, आलोचना करने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें अपना काम करता रहना है, काम करते रहना है। जब लोग गलतियां करेंगे तभी तो गलतियों को सुधारा जाएगा ना, तभी तो लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलेगा ना, ठीक है। तो ये था, और आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। बोर होने की तो बात ही नहीं है। देखो एक चीज़ और भी है, हम वीडियो को लंबा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कंसेप्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं ना। हम एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर में आपको समझा रहा हूँ हर चीज़ को। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है, आपको आवाज़ जो मेरी है वो अच्छी तरह से सुन रही है ना, अच्छी तरह से सुन रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। माइक बिल्कुल हमारा ऑन है, कुछ टेंशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो देखो मैं ये वीडियो जो बहुत बड़ा बन चुका है, एक 1 आवर का वीडियो बन चुका है, और तो मैं एक काम करूंगा, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है ना, इसके अंदर करा देता हूं। उसके बाद जो आएगा, जो मतलब कि हम नेक्स्ट जो हम पढ़ाएंगे, जो अपने टॉपिक रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। मतलब 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और 3rd वीडियो जो होगा उसके अंदर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बस। मतलब टॉपिक्स भी हो गए, उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। बस 2 ही वीडियो, सारे क्वेश्चंस क्लियर और सारे का सारा चैप्टर क्लियर, ठीक है। तो यही चीज़ हमें करनी है, रट्टा मारना नहीं है। केमिस्ट्री का कभी भी रट्टा नहीं मारना, चीज़ों को समझना है, और जब तक हम हैं आपको रट्टा नहीं मारने देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आसान है। चलिए तो देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो देखो सबसे पहले क्या था, अब एक चैलेंज आ गया डीमेरिट में। क्या? एक चैलेंज आ गया, किनके सामने? भाई चैलेंज तो आएगा ना, चैलेंज आएगा तभी तो हम कुछ नया करेंगे। यस, जब हमारे सामने चैलेंज आएगा तभी तो हम कुछ नया करेंगे। तो मेंडलीव के सामने भी एक चैलेंज आ गया। वो चैलेंज क्या था कि देखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, अगर आपको पता हो, 8वीं क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 8वीं क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 1, ये देखो 1h1, 1s2, 1s3। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3 आइसोटोप्स होते हैं। 1h1 इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्रिटियम बोलते हैं, ठीक है। 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के। अब देखो इन सभी की मास क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। इन सभी की मास अलग अलग है। तो मेंडलीव के टेबल में इन तीनों के लिए अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया है, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मतलब इसके लिए प्रोटियम के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, ट्रिटियम के लिए 3 पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर केवल हाइड्रोजन के लिए 1 ही पोजीशन थी। तो ये तीनों को कहाँ रखेंगे? तो ये क्या थी, ये वो इन चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है।
इन तीनों की क्या थी, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी थी वो, इन तीनों की जो प्रॉपर्टी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी तो नहीं मिलती, पर इनकी जो है केमिकल प्रॉपर्टी मिलती है, मिलती थी, लेकिन फिर भी वो क्या नहीं कर पाए, अरेंज नहीं, मतलब इनकी पोजीशन नहीं बताई। मतलब एक हाइड्रोजन की पोजीशन तो उन्होंने बताई, ऐसे बताई, लेकिन ये जो दूसरे बच गए, ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम, इनकी पोजीशन तो नहीं बताई। इसका मतलब ये क्या थी, एक लिमिटेशन थी उनके टेबल की, उनकी मतलब मेंडलीव पीरियोडिक जो टेबल है उनकी क्या थी, एक कमी थी ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरे पॉइंट में उन्होंने क्या बताया कि एटॉमिक मास को अगर हम यूनिफॉर्म इंक्रीज करेंगे, भाई यूनिफॉर्म इंक्रीज होनी चाहिए ना। जैसे मान लिया हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, उसके बाद आ गया हीलियम, उसके बाद आ गया लिथियम। हाइड्रोजन की मास 1 है, उसके बाद हीलियम की मास 4 है, उसके बाद इसकी मास 6 है, मान लेता हूं मैं। तो यूनिफॉर्म है ना, 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, ऐसा तो नहीं है 4 के बाद 12 हो, 4 के बाद 20 हो, 4 के बाद 50 हो, यूनिफॉर्म है ना। लेकिन क्या हुआ, जो नए जो हैवी एलिमेंट थे ना, हैवी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा था, उनकी मास के बीच में और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ठीक है। एलिमेंट्स जो मास है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी, कैसे इंक्रीज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म इंक्रीज होनी चाहिए थी, ज़्यादा गैप नहीं आना चाहिए था मास में। लेकिन हैवी एलिमेंट्स और लाइट एलिमेंट्स के बीच में क्या आया, मास का ज़्यादा गैप आया, मतलब यूनिफॉर्म मास इंक्रीज नहीं हुई। ये दूसरी कमी थी। ये कौन सी कमी थी, दिस वॉज द सेकेंड लिमिटेशंस और दिस वॉज द सेकेंड डीमेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, because there was the huge difference between the light element mass and the heavy element mass. ये थी सेकंड लिमिटेशन। अब हम बात करते हैं थर्ड लिमिटेशन क्या थी। तो सेकंड लिमिटेशन क्या था, ये क्या था, नॉट यूनिफॉर्म, द एटॉमिक मास ऑर्डर वाज नॉट यूनिफॉर्म। जो एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था was not uniform। एटॉमिक मास का जो ऑर्डर था वो यूनिफॉर्म नहीं था। एक एक चीज को क्लियर कर देंगे आपको, कि किस साइंटिस्ट ने क्या कहा और उसके टेबल में क्या कमी थी और क्या डीमेरिट थी, क्या मेरिट थी, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। थर्ड, व्हाट वाज द थर्ड लिमिटेशन, व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट, व्हाट वाज द थर्ड डीमेरिट ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। मेंडलीव साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। कैसे, देखो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है ना, हाइड्रोजन की जो फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है, या केमिकल प्रॉपर्टी कहूंगा मैं, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है, दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिलती है, अल्कली मेटल से मिलती है। किससे मिलती है, अल्कली मेटल से मिलती है। और हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो हैलोजन से भी मिलती है। किससे मिलती है, बोलो, यस। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो अल्कली मेटल से भी मिलती है और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मिलती है। लेकिन हाइड्रोजन को कहाँ पे रखें, हैलोजन की जगह, हैलोजन के ग्रुप में रखे या फिर अल्कली मेटल के ग्रुप में रखे, उन्होंने इस पोजीशन को, हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या थी, वेरी मतलब कि बहुत ही थर्ड जो लिमिटेशन थी, ठीक है, ये लिमिटेशन थी, 3 लिमिटेशन थी। तो थर्ड लिमिटेशन एक बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किससे मिलती है, अल्कली मेटल से मिलती है। अल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, याद कर लो, ट्रिक है, कितना आसान है। हाँ, यस राहुल सर, ट्रिक, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, उसके बाद तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी इनसे मैच हो रही थी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन के साथ भी मैच हो रही थी। ये हैलोजन कौन से हैं वो भी देख लो। हैलोजन जो है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अल्कली से भी मैच हो रही थी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी मैच हो रही थी। लेकिन मेंडलीव ने नहीं बताया कि हाइड्रोजन को अल्कली की जगह पे रखेंगे, अल्कली के ग्रुप में रखेंगे या हैलोजन के ग्रुप में रखेंगे, उन्होंने ये बात फिक्स नहीं की। तो ये क्या थी, लिमिटेशन थी, किसकी, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन थी, कमी थी। तो ये हमने देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की 3 कमियाँ थी। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया
चैप्टर का नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अंदर हमने जो है स्टार्टिंग में क्या किया, कुछ पुरानी यादें हमने ताज़ा की। कौन सी पुरानी यादें? जो हमने 8वीं क्लास में पढ़ी थी, जो हमने 8वीं क्लास में जो हमने सीखा था, ठीक है, वो हमने देखा, कुछ क्वेश्चन बनाए। उसके बाद हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इस चैप्टर की आउटलाइन बताई, मतलब हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, उसी के आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं सब कुछ। देखो ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है और आप भी बहुत, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बोर हो चुके हो, ऐसे देख रहे हो मेरी तरफ। ये सर तो बहुत इस वीडियो को बहुत लंबा खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना लेके जाऊँ, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा, अब जो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और उसके बाद हम 3 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। कौन कौन सी? एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वैलेंसी पढ़ेंगे हम, ठीक है, एटॉमिक साइज पढ़ेंगे हम, और थर्ड जो है हमारे पास जो है वो हम पढ़ेंगे ये अपना वैलेंसी, एटॉमिक साइज, और एक और है, हाँ, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 टॉपिक रह गए, वो मैं सेकंड के अंदर बहुत ही जल्द, मतलब कि बहुत ही कम टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट तो लगेंगे, 40 मिनट में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और 2 वीडियो के अंदर आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर, और थर्ड वीडियो में जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे, जो एग्जाम में आते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जो मैंने आज पढ़ाया, अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करना मत भूलो, शेयर करना भी मत भूलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कितनी गर्मी हो चुकी है, पसीना बार बार आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लाइक जब करते हो तो बिल्कुल हार्ट से हार्ट का रिलेशन हो जाता है, ठीक है, और बहुत अच्छा लगता है, हम इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, बस यही चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, और कुछ जो है प्रॉपर्टीज़, कुछ ट्रेंड हम पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।